जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 35 है। प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक हम करेंगे मैनेजमेंट के पोर्शन में से और एक क्वेश्चन इन्वेस्टर अप्रेजल का हम कोशिश करेंगे एंड पे का टाइम हो तो डिस्कस करें हम क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 2 चैप्टर 16 क्वेश्चन 2 इस्लामाबाद यूनिवर्स वाला गालबन उस क्वेश्चन को पहले मैनेजेरियल पोर्शन। ठीक है, अच्छा आज हम ऑनलाइन क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से ऑनवर्ड मेरी कोशिश होगी कि हर लेक्चर के स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए आपका ऑनलाइन क्विज़ कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें मुझे अंदाज़ा हो जाए कि क्या आपने प्रीवियस ये वापस रखिए कि प्रीवियस जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से समझ लिया कि नहीं समझ लिया। ये क्विज़ ऑनलाइन हुआ करेगा, लाइव क्विज़ है, यानी क्लास में डायरेक्टली आपकी पार्टिसिपेशन होगी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए कि आप लोगों को भी ये क्विज़ अवेलेबल किया जाएगा, लेकिन वो लाइव नहीं होगा, बल्कि इसको अलहदा से ऑफलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पेज पे चलते हैं। तो किसी दिन किसी एक स्टूडेंट इस लेक्चर पे पहुंचा होगा, दूसरे दिन कोई किसी और वक्त में दूसरा स्टूडेंट, तो पॉसिबल नहीं होता हो कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सबका एक ही वक्त में लाइव क्विज़ करवाया जाए। तो आपके लिए ऑफलाइन अवेलेबल कर दिया जाएगा। जिस वक्त भी आप इस लेक्चर को कवर कर रहे होंगे उस वक्त आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने लिंक को ज्वाइन नहीं करना, लिंक जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा उस वक्त तक। आपने क्लिक करना है, लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा, कोड एंटर नहीं करना। कोड सिर्फ जो लाइव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास में, फिजिकल क्लास में, वो कोड के ज़रिए से इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो कोड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस क्विज़ पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने मोबाइल ओपन कीजिए, नेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और एक्सप्लोरर पे जाके टाइप कीजिए menti.com और ये जो कोड शो हो रहा है इसको एंटर कीजिए 32596017। आज के क्विज में ये बेसिकली हमारा जो मैनेजमेंट का पहला लेक्चर था ना, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 0, जिसमें आपको ओवरव्यू दिया था, ये उस पर बेस कर रहा है। एक पहले ये होगा, फिर उसके बाद कल वाले लेक्चर पे भी हम क्विज कंडक्ट करवाएंगे। आज आपके 2 क्विज होंगे, कल नहीं हुआ था ना। 8 क्वेश्चन होंगे। फास्टर आंसर इज इक्वल टू मोर पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 2 चीज़ों के आपको मार्क्स या पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 1 करेक्ट आंसर, नंबर 2 क्विक आंसर। ठीक है, यानी अगर सारे स्टूडेंट्स भी करेक्ट आंसर देते हैं तो सिस्टम फिर भी ऑटोमेटिकली रैंकिंग करेगा, पोजीशंस बनाएगा इस बेस के ऊपर कि किसने कितना टाइम लिया। इसके बाद नहीं, नेट आपको अपना ही अरेंज करना पड़ेगा, नेट कॉलेज की तरफ से नहीं मिलेगा। नेट के लिए जवाब है मेरी तरफ। क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे अपीयर होगा, 5 सेकंड का टाइम होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। 5 सेकंड के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे 4 ऑप्शन डिस्प्ले होंगी। आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि क्लिक करें। जितना जल्दी क्लिक करेंगे, सही हुआ तो उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एंड पे सिस्टम आप अरेंज करेगा, तरतीब लगाएगा टॉपर्स की। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक को 50 रुपीज़ मिलेगा। 50 में चाय का कप आ ही जाएगा ना, बट ठीक है। हाँ, अच्छा, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, ये सुन लीजिए। पहला बेनिफिट होगा कि आपके उस लेक्चर की रिवीजन हो जाएगी और टेस्टिंग भी हो जाएगी, रिवीजन। दूसरा, इंक्रीज इन रीडिंग स्पीड। चूँकि आपको टाइम प्रेशर बिल्ड किया गया, ऐड किया गया है इस सिस्टम में, तो आपकी ये भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, आंसर को पढ़ें और आंसर दें। तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, फौरी तौर पे नहीं, ऐसा नहीं है 2-4 टेस्ट के बाद रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी लेकिन इंक्रीज होगी। और फिर तीसरा, क्विक एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सिर्फ इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करना, बल्कि चूंकि आपने फैक्ट्स का एनालिसिस भी करना होता है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन का, तो उम्मीद है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी शार्प होगी जी। तो अब आप सिस्टम को समझ गए, क्या तैयार है? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम।
पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपकी स्क्रीन पे टू भी कर, तो टू नहीं होता था, टू भी कर। What defines a competitive advantage? Competitive advantage क्या है? Ability to innovate faster than others, ability to generate greater returns over time, capacity for higher sales volume, increased marketing budget. क्या है define? Ability to generate greater returns over time. करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सेकंड, एबिलिटी टू जनरेट ग्रेटर। हालांकि अगर आप देखें तो बाकी की चीजें भी कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है यानी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो हायर रिटर्न है। बाकी चीजें इस हायर रिटर्न को अचीव करने का जरिया जरूर है, लेकिन वो कंपेटिटिव एडवांटेज यही है, हायर रिटर्न। बिजनेस आपको पता, प्रॉफिट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसका। कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कस करना चाहते हैं? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, ये रहा जी क्वेश्चन 2 आपके सामने। Which strategy focuses on resources and competence analysis? सबसे आसान मेरा हाल आज के क्विज में यही क्वेश्चन था। कौन सी स्ट्रेटजी? 3 जेनेरिक स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बेंचमार्किंग या रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस? जाहिर है रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस जो स्ट्रेटजी होगी यही रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस पे फोकस करेगी, बेंचमार्किंग थोड़ा ही करेगी, जेनेरिक स्ट्रेटजी थोड़ा ही करेगी। रिसोर्सेज एंड कंपिटेंस में हम क्या देखते हैं? हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसका कंपिटेंस लेवल है। ओके ओके ओके, कोई बात, ये आपको सिखाने के लिए है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करना है। एक मिनट, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको एक मैनेजमेंट का असूल बताता हूँ। मैनेजमेंट का एक असूल है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करनी हो ना, तो पहले उसका लिमिटेड ट्रायल करना है। यानी अगर आप पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले कोई 2-3 बड़े शहरों में सिर्फ लॉन्च करनी है सर्विसेज, या अगर एक शहर में करना चाहते हैं तो उसके किसी लिमिटेड सेगमेंट में, ताकि उसमें जो भी प्लस माइनस है वो सामने आ जाए, फिर आप उसका जो है कमर्शियल लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको समझिए, ये एक तरह से हमारा, हाँ जी, ये ट्रायल रन है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखिए, मसला कोई नहीं, अभी ठीक होता है, कोई मसला ही नहीं है ये। और ठहर जाए, ये देखिए अभी सबका ठीक और गलत होने लगा। ये जिसका गलत है उसका गलत, जिसका ठीक है उसका ठीक। अब देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ठीक हुआ कि नहीं? अब सही हो गया ना? एडजस्टिंग एंट्री बढ़ गई, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा जी क्वेश्चन 3 आपके सामने। एक्सटर्नल एनालिसिस का फोकस क्या है इन गेनिंग कंपैरेटिव एडवांटेज? इंटरनल रिसोर्सेज एलोकेशन या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन हाउस प्रोडक्शन एफिशिएंसी या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जाहिर एक्सटर्नल एनालिसिस है, उसका फोकस क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, इंटरनल थोड़ी होंगे। अच्छा, कोई मैंने सिखाया नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर बता सकते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता हो? कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर? पॉलिटिक्स, शाबाश, बेहतरीन। इतनी, एक और? टेक्नोलॉजी, लीगल फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, शाबाश, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। क्या हमें अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए इन सारे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना चाहिए, या सिर्फ इंटरनल फैक्टर पे फोकस करना चाहिए? दोनों पे फोकस करना चाहिए। शाबाश। तो एक्सटर्नल एनालिसिस किस पे फोकस करता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये रहा। What does the BCG matrix help classify? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के लिए तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हाँ मुझे लगता है यही है। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी नहीं, मार्केट सेगमेंटेशन नहीं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करेक्ट। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है मार्केट सेगमेंटेशन। ये मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है? ब्रॉड मार्केट को, जो बड़ी मार्केट है, ब्रॉड मार्केट है, उसे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि जब आप पूरी मार्केट को सर्व नहीं कर सकते ना, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है किस सेगमेंट को सर्व कर सकते हैं, किस सेगमेंट को सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए किस सेगमेंट को फोकस करना है, उसके लिए स्टेप नंबर 1 पहले मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, फिर देखेंगे हमने किसको फोकस करना है। 2 बड़े डिसीजन होते हैं सेगमेंटेशन में, बड़े डिसीजन 2 होते हैं। क्या हमें टॉप के चंद एक लेकिन हाई पेइंग कंज्यूमर्स को फोकस करना चाहिए? क्या मार्केट के उस सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए जो कि हैं चंद एक कस्टमर लेकिन हाई प्राइस पे कर सकते हैं, या के उस सेगमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए जहां पे है कंज्यूमर ज्यादा लेकिन वो प्राइस कम पे करेंगे, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है? ये सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंटेशन में तकरीबन हर बिजनेस को ये डिसीजन। लेकिन सेगमेंटेशन और बेसिस पे भी होती है। मार्केट सेगमेंट हम एज की बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। ठीक है, जैसे कि आपने केस स्टडी में पूछा, एक कंपनी जो है वो क्लॉथिंग कंपनी है जो ड्रेसेस वगैरह कपड़े वगैरह बनाती है, उसने डिसीजन करना है क्या किसके ऊपर फोकस करे। वो बच्चों के ऊपर भी फोकस करते हैं, बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, बड़ों के भी, और इसका मेल्स के फीमेल्स के इस बेस के ऊपर भी सेगमेंटेशन हो सकती है, एज ग्रुप की बेस पे भी सेगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो एक कॉमन वे है मार्केट सेगमेंटेशन का वो ये है पेइंग कैपेसिटी। बहरहाल ये इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बीसीजी मैट्रिक्स क्या करता है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्लासिफाई करता है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे होती है ये बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा जी क्वेश्चन 5 अब आपके सामने। Which model is used to analyze the attractiveness of an industry? कि कोई इंडस्ट्री कितने अट्रैक्टिव है? पोर्टर 5 फोर्सेस। आज इसी को हमने डिटेल में स्टडी करना है। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, करेक्ट, शाबाश। पेस्टल एनालिसिस नहीं, पेस्टल एनालिसिस इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को स्टडी नहीं करता। वो पेस्टल एनालिसिस आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए फेवरेट है, कौन सी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, किस में कम है, ये नहीं बताया। हाँ, वो ये बता देगा कि किसी भी इंडस्ट्री को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, ये बता देगा, रेलिवेंट फैक्टर्स कौन से। लेकिन कौन सी इंडस्ट्री जो है आपके लिए हॉट फेवरेट होनी चाहिए, किसको डिस्करेज करना है, ये पेस्टल एनालिसिस नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, what is a key aspect of internal analysis for competitive advantage? कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए इंटरनल एनालिसिस में इसमें से कौन सा की एस्पेक्ट है? कस्टमर डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स कि कस्टमर का एनालिसिस करना, इस मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, कस्टमर इंटरनल, कस्टमर को स्टडी करना, इंटरनल फैक्टर को स्टडी करना या एक्सटर्नल फैक्टर को?
कस्टमर को स्टडी, अपने प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, कस्टमर बोल रहा हूं। कस्टमर को स्टडी करना कि हमारे कस्टमर जो है वो किस एज के हैं, किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अब जैसे अगर सीए इंस्टीट्यूट है तो इनके जो कस्टमर्स होते हैं अमूमी तौर पे उनकी एज क्या है, उनकी एज है 18 से लेके 25 के दरमियान में। इस ब्रैकेट में अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है, दो तरह से सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट को, फिजिकल अलग, ऑनलाइन अलग, ठीक है, ये सेगमेंटेशन है, ठीक है। और फिर कस्टमर डेमोग्राफी जो है, इसमें कस्टमर के फीचर्स जो हैं इसको एनालाइज करते हैं हम। डेमोग्राफी एनालिसिस करते हैं जब हम कस्टमर का, तो उसमें उसके फीचर्स देखते हैं। जैसे एज, हमारे कस्टमर की अमूमी तौर पे एज क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो पढ़े लिखे हैं या फॉर एग्जांपल पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। वो अमूमी तौर पे शहरों में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। ये स्टडी करना अपने कस्टमर के फीचर्स को, करेक्टरिस्टिक्स को, ये है डेमोग्राफी। ये याद रखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, कस्टमर कंपनी के अंदर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बेंचमार्किंग विद कंपैरेटिव। मैं बताता हूं बेंचमार्किंग करते किसके वाला। बेंचमार्किंग का मतलब है आपने अपनी प्रोडक्ट या अपने ऑपरेशंस को, अपने सिस्टम को, अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंपेटिटर के पॉलिसी एंड प्रोसीजर के साथ, उनके सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हम ये काम कैसे करते हैं, कंपेटिटर ये काम कैसे करता है। ये कहलाता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में हम मार्केट में कोई बेस्ट एग्जांपल पिक करते हैं और खुद को उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कभी कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल वाला स्टूडेंट मिले, आप क्या करते हैं, भाई आप कैसे पढ़ते हो, ये पूछते हैं नहीं पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? चले कोई और स्टूडेंट पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? ताकि देख सके कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसमें फर्क क्या है। जहां पे फर्क है ताकि उस गैप को कम करने की कोशिश की जाए, ये बेंचमार्किंग होता है। तो ये बेंचमार्किंग में हम अपने इंटरनल प्रोसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कंपेयर कंपैरेटिव के साथ, लेकिन फोकस क्या है, इंटरनल। ये बेंचमार्किंग, इसीलिए बेंचमार्किंग इंटरनल एनालिसिस है। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 ये रहा जी आपके सामने। Which analysis divide the business into chain of activities? इसमें ये वैल्यू चेन एनालिसिस है। इसमें करते क्या, बिजनेस को डिफरेंट चेन ऑफ एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद गेस कीजिए क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि किस चेन, एक मिनट, समझ गया, आपके रिस्पॉन्स से समझ गया। हम अटेम्प्ट एंड होने से पहले ठीक करवा लेते हैं। हमारा जो की पर्सन है ना, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे गया हुआ है, तो ये जहाँ जो दूसरे भाई हैं, बड़ी हिम्मत है, पहली दफ़ा उन्होंने किया है और फिर भी बहुत अच्छे तरीके से डील किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ ऊंच नीच हो जाए भाई है ना, इंशाल्लाह। और पेस्टर आके पेस्टर वाला ढूंढना चाहिए। तो नहीं, पहले मुझे ये ठीक बाद में करूँगा, पहले मुझे ये बताइए, वैल्यू चेन एनालिसिस में हम बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें चेन में डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हर चेन में कि वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं हर चेन, ठीक है। जैसे ये ऑनलाइन अगर एजुकेशन है तो इसको एक चेन में डिवाइड करना। नंबर 1, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट स्टेप में जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करता है। नंबर 2 में, बल्कि उससे भी पहले फर्स्ट में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसके बाद अप्लाई करता है एडमिशन के लिए, फिर उसे लॉगिन मिलता है। तो इस तरह हर एक्टिविटी को हम क्लासीफाई करते हैं। हर एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट का चांस है, बजाय ये कि हम ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन दें, हम बिजनेस को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करें और हर एक्टिविटी में देखें कि क्या इंप्रूवमेंट है। कि जैसे ही किसी स्टूडेंट ने कोई पूछा इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे विद इन 1 आवर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसके सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू चेन एनालिसिस में करते हैं। पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ को चेन की शक्ल में डिवाइड किया और फिर हर चेन को कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं ये डिसाइड किया। ये एक तरह से मार्केट सेगमेंटेशन से मिलता जुलता है कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट को जैसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं ना,
वैल्यू चेन एनालिसिस में भी पूरे बिजनेस को चेन की शक्ल में हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें अहम कंसेप्ट ये है कि इसमें एक जो बिजनेस का सेगमेंट है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम इसको तरतीब से पढ़ेंगे कि स्टेप नंबर 1 में ये होगा, स्टेप नंबर 2 में ये होगा, स्टेप नंबर 3 में ये होगा, और आप देखेंगे हर स्टेप दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। इसीलिए तो इसे वैल्यू चेन का, जैसे चेन कनेक्टेड होती है ना, सारी जंजीर छोटे छोटे उसके हिस्से होते हैं, लेकिन सारे हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। चलिए अब करते हैं इसको करेक्ट। तो ये पेस्टल एनालिसिस नहीं है, बल्कि नहीं, पेस्टल वाले को हम नहीं ढूंढते, उसे खुद ही पता चलेगा, कोई मानने का भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ ये चलिए ये रहा जी लास्ट क्वेश्चन। पेस्टल का होगा इसको ठीक। What combines both internal and external analysis? पेस्टल एनालिसिस इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कंबाइन होते हैं इसमें। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक, ये ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास के टॉपर्स की लिस्ट देखते हैं, कौन है जी? जी शाबाश। चलिए फर्स्ट पोजीशन किसकी है? शाबाश, फर्स्ट पोजीशन शाबाश। सेकंड पोजीशन किनकी है? 27। फर्स्ट पोजीशन शाबाश। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन शाबाश दीजिए। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन किनकी है? फिफ्थ वाला कोई नहीं है? 27th पोजीशन है, क्या करता है? किस हिसाब से फिफ्थ है? चलिए अब चलते हैं, ये था हमारा प्रीवियस परसों वाले लेक्चर। अब कल वाले लेक्चर की टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ वो भी आज ही, वो भी आज ही, वो भी आज ही। हाँ एक और, बिल्कुल एक और। जल्दी से सफा देखना है तो देख लें, कोई कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं तो कर लें, आपके पास 30 सेकंड है। चलिए इस क्विज के लिए आपका कोड है जी, अब ये नया कोड, नया क्विज है ना, दूसरा क्विज उसका कोड डिफरेंट होगा ना, उसमें थोड़ी जाएंगे, वो तो एक्सपायर हो जाएगा थोड़े 2 घंटे बाद जी। अब की बार अगेन menti.com पे जाइए और कोड जो इस दफा वाला है वो है 17496687 लेक्चर 34। कल 34 ही था ना लेक्चर? जी हाउ टू प्ले आपको पता ही है, बेनिफिट्स भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके भी 8 ही क्वेश्चंस हैं। रीडिंग टाइम 5 सेकंड ही है। स्टार्ट करें जी। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। What best describes a fragmented industry type? 5 टाइप्स पढ़ी थी इंडस्ट्रीज की, तो ये कौन सा है? इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय लार्ज फर्म्स, ये नहीं है। स्मॉल फर्म्स टारगेटिंग ब्रॉड मार्केट्स, स्मॉल को देखते ही कर दिया था। स्मॉल फर्म सर्विंग स्मॉल मार्केट पोर्शन,
नहीं ऐसे नहीं है, कंसेप्चुअली गलत साबित करें तो फिर करूँगा। गलती आप कर गया जल्दी, भाई ये तो है, जल्दी भी होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए, वरना कहते सर 1 घंटा पहले पेपर कर लिया था, 1 घंटा पहले पेपर कर लिया। क्वेश्चन 2, ये राजी क्वेश्चन 2 आपके सामने। मैच्योर टाइप, ऑटोमोबाइल, स्पेस टूरिज्म, कौन है ये सब में से? ऑटोमोबाइल, स्पेस टूरिज्म भाई अभी स्टार्ट तो नहीं, तो सही तरह उसको। हाँ कोल वाली तो डिक्लाइनिंग में है बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ये भी ग्रोइंग में। करेक्ट करेक्ट, सब ने ठीक जवाब दे दिया। क्वेश्चन 3 करें, ये रहा। What typifies a global industry type? Industry with minimal international presence, नहीं, small local, large firms operating in multiple countries. Correct, easy था ये। Next question 4, 2 करोड़ के लिए। What is a significant characteristic of an emerging industry? Industry with declining growth, वो emerging तो नहीं है। Well established sectors with little innovation, industry in the early stage of development. Correct. Question 5, ये राजी question 5। तो बाकी नहीं पढ़ाए थे क्या? कह रहे पढ़ाया भी था ये। जनरल इंश्योरेंस, असेंबली ऑफ ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस वाले ऑटोमोबाइल असेंबली, ऑटोमोबाइल की इंश्योरेंस करते हैं, असेंबलिंग नहीं करते मेरे भाई। स्ट्रीमिंग सर्विसेज यानी क्या चल रहा होता है, मूवीज दिखाते हैं। 300 रुपये फीस है नेटफ्लिक्स से, 6। Which example illustrates demand-led convergence? Electric cars and renewable energy, ये supply-led है। Streaming services, coal and natural gas, automobiles and aviation. Streaming services में consumers की डिमांड के मुताबिक इनोवेशन आती है, ऐसे ही है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये राज। Which pair exemplifies supply-led convergence? Smartphone and computers,
इलेक्ट्रिक कार्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड टेलीविजन, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। सप्लाई लेड कौन सी है? स्मार्टफोन सप्लाई लेड है या डिमांड लेड कन्वर्जेंस? स्मार्ट डिमांड, जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करते हैं मोबाइल में ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, फीचर ऐड करते जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेक्ट ऑप्शन, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। एक रहता है, चलिए अच्छा पहला सवाल वही था पढ़ ले। व्हाट इज कन्वर्जेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवाइड करना इंडस्ट्री को, ये कन्वर्जेंस है। हाँ जी, मर्ज करना, ये कन्वर्जेंस है। सही बात है। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, मर्जर ऑफ टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्री कमिंग टुगेदर टू सर्व ए मार्केट, या सेगमेंटेशन से। हाँ जी, कमिंग टुगेदर, ये क्या मतलब है? मर्जर ऑफ टू लार्ज कॉर्पोरेशन, ये तो कन्वर्जेंस नहीं है। कंपनीज नहीं, इंडस्ट्रीज जब आती है, इंडस्ट्री का मर्जर का मतलब है दो कंपनीज का इकट्ठे होना। कन्वर्जेंस का मतलब कंपनीज का इकट्ठे होना नहीं, दो इंडस्ट्रीज का इकट्ठे होना है। कंपनी तो एक छोटा सा एलिमेंट है। बस एंड पे रह गए। यार नेट नहीं आ रहा था तो रॉन्ग आंसर कैसे हो गया? अच्छा चलिए जी, चलिए जी, फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। फिर फर्स्ट पोजीशन था, घर में कोई काम नहीं होता और आपको पढ़ने के अलावा। शाबाश। सेकंड पोजीशन दीजिए भाई, इनकी स्क्रीन देख लीजिएगा, आपको मिलेगा फर्स्ट का। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन मोबाइल पे देख लीजिएगा नंबर इनका कितना। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, नहीं नहीं फिफ्थ तक है, फिफ्थ, शाबाश फिफ्थ, ये इनको दीजिए। चलिए अब चलते हैं वापस। कल इंशाल्लाह फिर आपके आज के लेक्चर का जो क्विज है वो कल कंडक्ट होगा। लास्ट वाले को कुछ नहीं मिलेगा जी। अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ। आज जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पहले इसकी लॉजिक समझ लीजिएगा, बजाय ये कि डायरेक्ट फैक्टर्स को पढ़ने के, याद करने की रटल, लॉजिक समझ लीजिएगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे उनमें प्रॉब्लम तो नहीं थी कोई? जो चैप्टर के एंड में दिला देंगे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कस कर ही लेते हैं, वो रहना ना जाए कल के लेक्चर जी। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्व लार्ज फर्म सेलिंग टू मैनी कंट्रीज, मैनी कस्टमर नहीं बोला, मैनी कंट्रीज ग्लोबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एन इमर्जिंग इंडस्ट्री? इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस। इंडस्ट्रीज हाँ कमिंग टुगेदर टू सर्व मार्केट। अच्छा 8, ये छोटी सी केस स्टडी है जिसमें आपने सिर्फ 2 फैक्टर्स बताने हैं। यू आर एन एनालिस्ट फॉर ए स्ट्रीमिंग सर्विसेज कंपनी। स्ट्रीमिंग सर्विसेज कंपनी कौन सी है? जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे यूट्यूब, अमेजोन प्राइम, और इसके अलावा और भी डिफरेंट। और कौन सा ये, हाँ जहाँ, ठीक है। Evaluate how convergence has impacted the industry and what opportunities this create. Convergence ने कैसे इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है, बताइए। कन्वर्जन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज की वजह से बहुत सी सर्विसेज कंबाइन हो गई हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज। जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज की वजह से हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो अब हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे मूवी, ड्रामा वगैरह, टीवी, टेलीविजन, गेमिंग, न्यूज़ चैनल,
स्ट्रीमिंग, मैचेस, प्लेइंग, बिल्कुल ये सारी जो है वो अब आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अवेलेबल होती है। अब ट्रेडिशनल टीवी या केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इसमें फिर कह रहा है कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज दिस क्रिएट, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए इसमें क्या प्लस चीज़ है, क्या कैसे इसको फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का कि बहुत से जो ट्रेडिशनल अलहदा से जो इंडस्ट्रीज होती थी वो अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सारी इकट्ठी हैं, कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं? डिमांड इंक्रीज होगी या कंज्यूमर को बहुत सी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएंगी। वो ड्रामा देखना चाहे, वो मूवी देखना चाहे, वो स्पोर्ट्स देखना चाहे, ये सारी चीज़ें उसे एक ही जगह पे अवेलेबल है, वो भी विदाउट एड्स, ऐड वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको एक बंडल बना के सेल कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनीज हैं वो भी अपनी सर्विसेज का बंडल बना के सेल करते हैं। ठीक है, पहले ये अलग हुआ करते थे, जैसे इंटरनेट जो है उसके लिए पीटीसीएल की आज से कोई 15-20 साल पहले वो लाइन अलग से लगवाना पड़ती थी। और इसी तरह कॉल और मैसेज तो खैर स्टार्ट से ही पहले थे, लेकिन अगर आप उससे भी कोई तकरीबन 20-25 साल पहले जाए ना तो मैसेजेस के लिए मैसेंजर अलग हुआ करते थे और कॉल्स के लिए टेलीफोन अलग हुआ करते थे। आप कॉल्स के ज़रिए से जो टेलीफोन होते थे उनके ज़रिए से मैसेज नहीं भेज सकते थे, और जो मैसेंजर्स वगैरह होते थे उनके ज़रिए से कॉल नहीं कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल कंपनीज में इसमें ये कन्वर्जेंस हुई और ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलना शुरू होगी। अब मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, वो सर्विसेज जो पहले अलग अलग प्रोवाइड की जाती थी अब उनको बंडल बना के सिंगल पैकेज की सूरत में आपको सेल करते हैं। आप कोई पैकेज जब बाय करते हैं उसमें मोबाइल नंबर मिनट्स भी होते हैं कॉल करने के लिए, उसमें मैसेजेस भी होते हैं, उसमें इंटरनेट भी मौजूद है। ठीक है, तो ये पैकेज है। उसी तरीके से स्ट्रीमिंग में भी हम पैकेज क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब भी कन्वर्जेंस होती है तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि आप उस इंडस्ट्री में सर्विसेज को कंबाइन करके सेल कर सकते हैं। ये था, ये बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इकट्ठा करके पैकेज की शक्ल में सेल करना। अब जाहिर है जो कंबाइन पैकेज होता है ना वो इंडिविजुअल की निस्बत उसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट भी कम होती है, उसकी प्राइस भी कम रखना पड़ती है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो पैकेज डील की तरफ। तो इसमें पैकेज बना के सेल करना सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आसान होता है जब मार्केट कन्वर्जेंस होती है। हमारा मोटिव ये होगा कि हमारी पूरे ओवरऑल जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा हो। अब है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। इसके पहले सुन लीजिए, सबसे पहली चीज़ इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हम हर इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री कितनी कंपेटिटिव है या हमारे लिए कितनी फेवरेट है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना आसान है। जिस तरह आप देखते होंगे कुछ आम इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ी मेहनत करते हैं और वो ज़्यादा अर्न करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं थोड़ा अर्न करते हैं। ठीक है, बहुत से फैक्टर्स पे हम कह सकते हैं कि डिपेंड करती है, लेकिन क्या ये चीज़ इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि कौन किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इस पे भी काम। ठीक है, लेकिन ये तो एग्जांपल दी आपको इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, पोर्टर कहता है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें प्रॉफिट कमाना आसान है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। जैसे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि टेक इंडस्ट्रीज जो है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है सर्विसेज, टेक इंडस्ट्री, इसमें प्रॉफिट कमाना ज्यादा आसान है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में? एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कमाना ज्यादा आसान है। तो फिर तो पाकिस्तान को अमीर तरीन होना चाहिए और अमेरिका चाइना को गरीब तरीन होना चाहिए। तो टेक बेस्ड है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर होके भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये इसी चीज का एनालिसिस करना है हमने कि कैसे पता चलता है कौन सी इंडस्ट्री जो है उसमें वो ज्यादा कंपेटिटिव है, उसमें हम कम मेहनत करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये आइडिया दिया पोर्टर ने, और इसके लिए उसने इस एनालिसिस करने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है, उसने जो थ्योरी हमारे सामने रखी हुई है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर का 5, वो कहता है हर इंडस्ट्री के अंदर, रीजन समझ आ गई एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री देखने के लिए। कौन सी? कहता है हर इंडस्ट्री, हमने करना क्या होता है, जितनी जिस कंट्री में हमने काम करना उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, 1 बाय 1 हर इंडस्ट्री पे ये थ्योरी अप्लाई करते हैं 5 फोर्सेस मॉडल, और देखते हैं हर एक में कितने पॉइंट्स टिक हो रहे हैं। जिसमें जितने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे फेवर में हों वो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है, उसमें बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अब एनालिसिस कैसे करना है हमने?
हर इंडस्ट्री में पोर्टर कहता है 5 फोर्सेस मौजूद हैं, हर इंडस्ट्री में 5 फोर्सेस मौजूद हैं, हमने इन फोर्सेस की मौजूदगी में काम करना है। यानी समझ लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, हमने फैसला करना है कि इस इंडस्ट्री में एंटर हो या ना हो, और इस इंडस्ट्री में 5 फोर्सेस हैं, हमने उनका एनालिसिस करना है। और याद रखें ये फोर्सेस हमारी दुश्मन है, हमारी दोस्त नहीं है, दुश्मन है। भाई जिस जगह हम हों उस जगह अगर कोई और फोर्स भी मौजूद हो, खुद बताइए वो फोर्स हमारे लिए गुड न्यूज़ होगी या बैड न्यूज़ होगी? वो फोर्स नहीं, वो थ्रेट है, वो हमारे लिए फोर्स नहीं। हमारे पास है फोर्स, हमारी फोर्स है, वो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। हम फोर्स हमारे पास नहीं, किसी दूसरे के पास है, बुरी। मैं ताकतवर हूं बिजनेस में, अच्छी बात है, मैं नहीं, ये ताकतवर है, ये मेरे लिए बुरी बात है। तो ये सारी फोर्सेस हमारे लिए नेगेटिव। इसका मतलब है मार्केट के अंदर हमने 5 फोर्सेस का एनालिसिस करना है। रूल क्या होगा कि जितनी ज्यादा ये फोर्सेस पावरफुल होंगी, जितनी ज्यादा ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मेरे लिए इस मार्केट, मेरे लिए उतनी ही ये मार्केट बुरी है, मैंने इस मार्केट में नहीं जाना फिर। और जितने इनकी स्ट्रेंथ कम होगी, जितना थ्रेट कम होगा इन फोर्सेस का, जितनी इन फोर्सेस की पावर कम होगी, मेरे लिए उतना बेहतर है। मैं ताकतवर होऊंगा, मैं अपनी मर्जी चला सकूंगा। याद रखिए अगर ये फोर्सेस ताकतवर हैं, ये फोर्सेस अपनी मर्जी चलाएंगी। अगर हम ताकतवर हैं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। यही देखना है हमने कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये फोर्सेस पावरफुल है या नहीं है। यानी आपने यही हाई लो, स्ट्रॉन्ग वीक, बस ये इसी तरह का एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ हाई के स्ट्रेंथ लो, फोर्स वीक या फोर्स स्ट्रॉन्ग, ये एनालिसिस करना है। पहले ब्रॉड एनालिसिस, 5 फोर्सेस है, ये 5 फोर्सेस आपके सामने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले इजी एग्जांपल से। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कंसेप्ट मैं दूंगा, सोचना बाप में है। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मार्केट के अंदर क्या सप्लायर मौजूद होते हैं? कोई ऐसी मार्केट नहीं होगी शायद जिसके सप्लायर कोई ना हो या जिसका कोई कस्टमर कोई ना हो, सप्लायर मौजूद होंगे। ठीक है, सप्लायर कौन है? जिनको हम बेचते हैं या जिनसे खरीदते हैं? जिनसे हम खरीदते हैं। ठीक है, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब क्या? क्या वो इस पोजीशन में है कि हमारे साथ बारगेनिंग कर सके? आप खुद बताइए। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल रूल बताऊंगा ब्रॉड, अभी ये नहीं बताऊंगा कि बारगेनिंग पावर किस वजह से बढ़ती या कम होती है, ये नहीं बताऊंगा। लेकिन फर्ज कीजिए अगर सप्लायर की बारगेनिंग पावर ज्यादा है, यानी वो बारगेनिंग पोजीशन में, वो हमारे साथ आके निगोशिएशन कर सकते हैं, वो हमसे अपनी बात मनवा सकते हैं, तो बताइए हमारे लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज? बैड न्यूज। इसका मतलब है अगर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हाई होगी, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हाई होगी, हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी उस इंडस्ट्री की कम हो जाएगी, क्योंकि थ्रेट हाई है, ये फोर्स पावरफुल है। ये फोर्स कब पावरफुल होगी बाद में देखेंगे। अगर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है, फोर्स स्ट्रांग है, तो हमारे लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? बैड न्यूज। और इसी तरह अगर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो है, फिर हमारे लिए गुड न्यूज है। ठीक है, अच्छा इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, हमें अपनी गाड़ी के लिए टायर्स की जरूरत पड़ती रहती है, और टायर्स सप्लाई करने वाली एक ही कंपनी है उस रीजन में। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई या लो? हाई होगी। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, क्यों? क्योंकि वो जिस कॉस्ट पे चाहेगी वो हाई कॉस्ट पे भी हमें सेल करेगी, तो हम खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर मार्केट में ज्यादा हो, सप्लायर्स की बात कर रहा हूं, किसके? नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर मार्केट में ज्यादा हो तो बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होगी? कम। हमने अपनी आपने याद रखिए, ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का एनालिसिस करते हुए एक टेक्निकल चीज ध्यान में रखनी है। आपने फोर्स को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाना है, बताना है, खुद को स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं। कहीं पे भी हम अपनी फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे,
हालांकि दूसरी फोर्स अगर वीक है तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी स्ट्रांग पोजीशन में है, और दूसरी स्ट्रांग है तो हम वीक में है। लेकिन ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है, इसमें फोर्सेस को हमने डिस्कस करना है, खुद को डिस्कस नहीं करना। हाँ, फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आप सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है कि नेगेटिव है, दूसरी पे अपोजिट होगा। लेकिन जो आपने लिखना है, फोर्सेस को सामने रख के लिखना है कि फोर्सेस स्ट्रांग होगी या वीक होगी, फोर्स की स्ट्रेंथ हाई होगी या लो होगी, ऐसे लिखना। भाई समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स ज्यादा है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो होगी, हमारे लिए गुड न्यूज है। और अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा। नंबर ऑफ सप्लायर्स, समझ रहे हैं लॉजिक, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा होगी। उनको पता है कि भाई किधर जाएंगे, ये हमारे पास है। आगे चलते हैं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर। ठीक, ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब ये कब हाई या लो होती है ये बाद में पढ़ेंगे। एक फैक्टर मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सप्लायर्स। आगे चलते, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये भी एक पावर है। भाई मार्केट में, इंडस्ट्री के अंदर बायर्स भी तो होते हैं, वो भी बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ज्यादा है, हमारे लिए क्या है? इसका मतलब है वो पावरफुल है। बायर पावरफुल है तो इसका मतलब है कि हमारी पोजीशन वीक है, बायर की पोजीशन स्ट्रांग है। जिस मार्केट में बायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई होगी वो हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जिसमें बार्गेनिंग पावर लो होगी बल्कि इन शॉर्ट ये सारों पांचों की पांचों फोर्सेस लो होंगी, हम फायदे में हैं। इसका मतलब है हम मजबूत है, हमारे पास ताकत ज्यादा है। और अगर उनके पास फोर्स ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब हम वीक है। दुश्मन स्ट्रांग, हम वीक, दुश्मन वीक, हम स्ट्रांग, सिंपल रूल। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई तो हमारी कंपैरेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई होगी तो क्या होगा? कस्टमर बार्गेनिंग करेगा, डिस्काउंट लेगा, डिस्काउंट लेगा तो हमारे सेल प्राइस कम होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा है तो वो हाई कॉस्ट चार्ज करता है, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा होगी, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा होगी, हमारा रेवेन्यू कम होगा। ये भी नेगेटिव है। अच्छा, अब बताइए, जरा सोचिए कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है? एक वही नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर आप सोच के बताना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हैं तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कम, नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाए। कस्टमर कहेंगे सर हमें पता है आपके खरीदार बड़े बड़े हम ही हैं, हमें छोड़ेंगे तो किसको बेचेंगे, हमें छोड़ेंगे तो फैक्ट्री आपकी खाली रहेगी। तो अभी कंपेटिटर की तरफ अभी नहीं आ रहे, कंपेटिटर की तरफ आएंगे। अभी हम कस्टमर की तरफ हैं, अभी सप्लायर की तरफ थे, अब कस्टमर की तरफ है। कस्टमर ने हमने क्या सीखा कि बार्गेनिंग, अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, वो ज्यादा बार्गेन करके डिस्काउंट लेंगे। और अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हैं, बार्गेनिंग पावर कम है। यहां पे लाइन लगी हो, ठीक है, तो वहां पे क्या कहते हैं, भाईजान ये इसी प्राइस पे है, चीज लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो आगे चलें, अगले बंदे को आने दें। ऐसे ही होता ना, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कम हो जाती है अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो। ये फैक्टर आपको केस स्टडी में देगा। आपने इन फैक्टर से अंदाजा लगाना है, दो अंदाजे लगाने हैं। जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ कस्टमर का एक फैक्टर दिया, नंबर ऑफ सप्लायर्स का एक फैक्टर दिया, इस तरह के और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने दो अंदाजे लगाने हैं। केस स्टडी को पढ़ के डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे 8-10 केस स्टडी के अंदर। जिसने दो अंदाजे लगा लिए उसको पास। नंबर 1, ये फैक्टर किस फोर्स से रिलेट करता है? ये फैक्टर जो उसने केस स्टडी में बताया है किस फोर्स से रिलेट करता है? और दूसरा, शाबाश, इसका इंपैक्ट पावर पे क्या है? ये बार्गेनिंग पावर को या उस फोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है कि वीक करता है। यही है एनालिसिस, और कुछ भी नहीं है 5 फोर्सेस मॉडल में। फैक्टर्स को देखना कि ये किस फोर्स से रिलेट करते हैं, और फिर दूसरा
इस क्लासिफिकेशन, और फिर दूसरा ये डिटरमिन करना इसकी वजह से फोर्स इंक्रीज है कि डिक्रीज है, बस। बाकी जो कुछ लिखे वो बाकी फिर चाहे सफ़े के सफ़े भर दे, काम की बात यही है पोर्टफोलियो। आगे चलते हैं, ये दो समझ आ गया, बायर और सप्लायर्स। अब तीसरी पार्टी, उन्होंने कहा जी थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपटीशन। एग्जिस्टिंग कंपटीशन कैसा है, ये देखिए फर्क है। ये बायर हैं, बायर है, सप्लायर है, ये दोनों अलग पार्टीज है ना। एक हमारे डेटर्स हैं, एक क्रेडिटर। ये तीसरी पार्टी है इंडस्ट्री के अंदर। ये कौन है? कंपैरेटर कंपनी, जो सप्लाई कर रहे हैं उसी चीज को जो हम चीज, अहम चीज। इसमें वही कंपनीज आएंगी जो उसी चीज को सप्लाई कर रही हैं जो हम सप्लाई कर रहे हैं। गौर से सुनिए, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपटीशन, एग्जिस्टिंग को टिक कर रहे हैं। करंटली का कितने कंपेटिटर्स हैं मार्केट में? अगर कंपेटिटर स्ट्रॉन्ग है, फोर्स स्ट्रॉन्ग हाई है, हम तो गए। वो स्ट्रॉन्ग है, वो तो हमें अंदर घुसने नहीं देंगे, किक आउट कर देंगे, अव्वल तो पहले किक आउट कर। और अगर फर्स्ट कीजिए हम किसी ना किसी तरीके से खींचातानी करके मार्केट में आ भी गए तो वो अपनी पॉलिसी से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग है। एग्जिस्टिंग राइवलरी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बिजनेस करना उतना ही मुश्किल होगा। यह होता है रेड सी ब्लू सी। रेड से अगर नंबर ऑफ कंपेटिटिव फर्म ज्यादा हैं, रेड सी मारामारी होगी, पॉलिसी, अपनी प्राइस गिरा रहा हूँ, ये अपनी प्राइस गिरा रहे होगी, अपनी प्राइस गिरा रहे, एक दूसरे के एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे। और एडवर्टीजमेंट भी ऐसी एग्रेसिव कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ, ये मेरी बुराई कर रहे होंगे। ये कंपटीशन ज्यादा। और अगर कंपटीशन का चंद एक फॉर्म है, मार्केट खुली है, फिर क्या होगा? फिर हर एक अपना अपना शेयर ले रहा होगा। ठीक है भाई, एक जंगल है, उसके अंदर शेर ने डिसाइड करना है मैं इस जंगल में आऊं कि ना आऊं। अगर ऑलरेडी उस जंगल में 20-25 शेर मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई है, ये आएगा, इसके लिए अपना शेयर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अपना शेयर नहीं पहले। और इसी तरह अगर जंगल बड़ा है, अमेज़न का जंगल है, उसमें 3-4 शेयर हैं, वो आप ही क्या है ना, 5वां उन्होंने कहा मसला कोई नहीं भाईजान, पहले हमारे लिए सफिशिएंट है, हम अपनी पहले ही फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, आप भी आ जाइए। आप, क्योंकि आपके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आपका हिस्सा वो वाला, हमारा हिस्सा ये वाला, समझ रहे हैं? ज्यादा लोग होंगे तो वो अपना शेयर हासिल करने के लिए एफर्ट करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स, ये समझ आया आपको? अच्छा, और ये है एग्जिस्टिंग, यानी जो करंटली चल रही है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। यहां पे एंट्रेंट से मुराद कंपेटिटर हैं, लेकिन वो कंपेटिटर नहीं जो इस वक्त ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, वो नहीं, वो तो इधर है। ये है न्यू एंट्रेंट्स, नए एंट्रेंट्स के आने का चांस। जैसे यहां पे मैं आपसे पूछ रहे फैक्टर एक लिंक करना भूल गए, नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स बताइए। अगर ज्यादा हो तो फिर ये राइवलरी हाई होगी कि लो होगी? हाई होगी। एक और फैक्टर आपको बताता हूं, डिफरेंशिएशन का नाम कभी सुना है आपने? एक होता है अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट भी इकोनॉमिक्स में बोलते थे। एक है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, कि एक ही प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर सिमिलर प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग राइवलरी बिटवीन कंपटीशन, कंपेटिटिव फर्म्स हाई होगी कि लो होगी? शाबाश। और अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है तो क्या होगी? ये नहीं कह रहे कि लो होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, लो होगी। ये नहीं कह रहे कि लो होगी। जैसे विंडोज के यूजर और एप्पल के यूजर, इनमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है जरूर, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है। एप्पल में और सैमसंग में इतना कंपटीशन नहीं है जितना शायद सैमसंग में और हावे में है। जरूर, मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा,
रूल आउट नहीं करा, क्योंकि वो उनके अपने हुआवे, यहाँ हुआवे के साथ यूं कर लीजिए बंद हो गया हुआ, चले एग्जाम्पल तो समझ गए ना आप। अच्छा, अब ये वो कंपनियां जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। अब है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में वो कंपनीज जो आने का सोच रही हैं, मार्केट में है नहीं, आने का सोच रही हैं। क्यों? मोबाइल तो पहले था, बंद भी हो गया, वो भी बंद हो गया, उनका टैक्स का कोई मसला था, वो सस्ता बेचते थे ना, वो कोई चक्कर था। बहरहाल चले, मुझे नहीं पता इसका, केस ना कर दे रेपुटेशन मुझे। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू कंपनीज के आने का कितना ज्यादा चांस है? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि इस अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए? ये हाँ, नहीं बिल्कुल, आपसे ओपिनियन ले रहा, कितने स्टूडेंट्स को? 2000 3000 सर, इतने होंगे बस हम जा सके। हाँ जी। यही सवाल अगर किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछे जो टेबल के उस साइड पे है, वो क्या वो कहेगा? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट आगे आ सके, वगैरह वगैरह। तो ये एग्जिस्टिंग राइवलरी से मुराद वो लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से मुराद क्या है? कितने आने वाले हैं। अच्छा, जितने आने वाले हैं एग्जिस्टिंग लोग उनको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे कि डिसलाइक करेंगे? डिसलाइक करेंगे। इसीलिए आप क्या चाहते हैं? इसीलिए नहीं, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत करने वाले हैं वो पास हो जाए जरूर, बाकी भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने वाले जरूर पास होने चाहिए। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तो मुझे बताइए, अगर नए कंपनीज, नए कंपेटिटर आने का थ्रेट ज्यादा है तो ये हमारे लिए गुड थिंग है या बैड थिंग है? अच्छा, अपने आप को साइड पे कर देना हमने, हम अपनी एंट्री किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे, लेकिन हमारे आने के बाद क्या न्यू कंपनीज के न्यू एंट्रीज के चांस ज्यादा हो? गुड न्यूज है हमारे लिए, बैड न्यूज है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा, नेगेटिव है। अगर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा, पॉजिटिव है। अच्छा, आप बताइए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कैसे हाई या लो हो सकता है? कैसे हाई या लो हो सकता है? जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और फिर इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लाइंस बिछाना पड़ती हैं। ठीक है, जैस के मुकाबले का, टेलीनॉर के मुकाबले का बिजनेस करना है आपने, यूफोन के मुकाबले का, तो फिर जाहिर है आपको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं और ट्रांसमिशन लाइन। बताइए, इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है या लो है? तो जितनी ज़्यादा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड हो, उतना ही थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है कि लो है? लो है, क्योंकि नया एंट्रेंट नहीं आ सकेगा। हमारे लिए उतनी ही पॉजिटिव न्यूज है कि हम तो आ जाएंगे, हमारे बाद और कोई नहीं आ सकेगा। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो, नई एंट्री नहीं आ सकेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिजनेस में आपके सामने रखता हूँ, आपने अपनी जजमेंट की बेस पे बताना है, इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है या लो है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है, यानी इसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत स्किल्स चाहिए होती है, ऐसा ही है बस। अच्छा, आप बता सकते हैं पाकिस्तान की कोई बड़ी बड़ी ई कॉमर्स, मशहूर फेमस ई कॉमर्स साइट? दराज.com, बिल्कुल ठीक है। और पाक व्हील्स, फूड पांडा, इनेबलर्स, भाई कह रहे हैं इनेबलर्स सर, वो तो अमेज़न को लाने वाला है पाकिस्तान में। अच्छा, ब्रांड है तो वो अलग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सी और भी ई कॉमर्स साइट्स हैं। इन शॉर्ट, इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है? हाई है। ठीक है, इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। असल में पहले मैं कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कंसेप्ट एक एग्जांपल से भी समझ आ जाएगा, फिर केस स्टडी तैयार करने के लिए बाकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ये समझ आ गया आपको? इसमें और इसमें क्या फर्क है? राइवलबिलिटी, ये एग्जिस्टिंग जो मार्केट के अंदर मौजूद है, ये जो आने वाले हैं। अच्छा, अब सुने,
हमारी जो प्रोडक्ट है, दुनिया की हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर होता है, ठीक है। एक होता है, अब शायद देखिए इसमें इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अप्लाई, तकरीबन वो अप्लाई होता है लेकिन एग्जांपल्स में फर्क है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होती है? जो कि हमारी कंपनी नहीं, हमारी इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट। इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, कंपनी का एनालिसिस नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स में जो आप एग्जांपल पढ़ते थे ना, वो कंपनी का सब्स्टिट्यूट, वहां पढ़ते थे कोक और पेप्सी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे कोक और पेप्सी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और दोनों सेम इंडस्ट्री हैं। दोनों यहाँ पे आएगी, कोक भी इधर है, पेप्सी भी इधर है। ये जो है ना थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये है कि इस इंडस्ट्री का, इस कंपनी नहीं, इस इंडस्ट्री की कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक के कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना, ये हमेशा एग्जिस्टिंग कंपटीशन में ही आएगा, वो चाहे गोरमे क्यों, गोरमे कोला हो, नेक्स्ट कोला हो, जीरो कोला, जो भी हो, पेप्सी कोला हो, कोका कोला हो, जितने भी कोला वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट में नहीं आएंगे, एग्जिस्टिंग कंपटीशन। क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस कंपनी का नहीं कर रहे, इंडस्ट्री का कर रहे हैं। और जामे शेरी वो सब्स्टिट्यूट गुड में आएगा, वो सब्स्टिट्यूट में। बोतल भी क्या हमारा हाल है नहीं तो जामे शीरी जो है उसमें देखें तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट है, कुछ हो रहा है। और वो ऐसे ना करें, हाँ वो नुकसानदेह यार, वो नुकसानदेह इतनी नहीं है। जामे शीरी कम नुकसानदेह है, कम नुकसानदेह है। बिल्कुल सही जा रही है। लीमू जूस, सत्तू, अब ठीक है। तो ये याद रखिए। हाँ अच्छा, इस तरह आप मुझे ये बताइए, सुजुकी की गाड़ियां, होंडा की गाड़ियां, जितने भी मॉडल्स हैं, क्या वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है? वो सब्स्टिट्यूट में आएंगे, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में नहीं, एग्जिस्टिंग कंपटीशन में आएंगे। सब्स्टिट्यूट में क्या है? जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, चिंगजी, ठीक है भाई, समझ रहे? इसमें सब्स्टिट्यूट से मुराद कंपनी की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है, इंडस्ट्री की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट हाई हो, इसका मतलब क्या है कि लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो थ्रेट हाई हो, इसका मतलब क्या है कि हम प्राइस नहीं बढ़ा सकेंगे। जैसे ही हम प्राइस बढ़ा सकेंगे, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूट बनेगा शायद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छी हो जाए तो लोग गाड़ियां खड़ी कर, हाँ यस, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे ही होता है। अब डेवलप कंट्री में देखें आप, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है। जापान की मिसाल दे लें, वहाँ पे ट्रेन जो है वो लेट नहीं होती, समझ, हाँ, तो वहाँ पे लोग जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना हो, देखें कितनी गाड़ियाँ, चाइना फॉर एग्जांपल। ट्रांसपोर्टेशन भी तो चेक करें किस लेवल की। तो बहरहाल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, भाई सब्स्टिट्यूट समझ आए, अगर सब्स्टिट्यूट गुड अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमारे लिए थ्रेट है, कंज्यूमर हमारा कस्टमर सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा आप जरा बताते हैं, कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के थ्रेट को जो अफेक्ट करती हो? अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक एग्जांपल बताए जो सब्स्टिट्यूट के थ्रेट को इफेक्ट करती हो। कोई एक फैक्टर बताएं। परफॉर्मेंस का, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, थ्रेट क्या होगा? हाई हो जाएगा। और अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस लो होगी तो थ्रेट लो हो जाएगा। यही वजह, अब आपको एक बस छोटा सा फूड फॉर थॉट देना, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूलों की हालत है और एजुकेशन सिस्टम तबाह हो रहा है, तो इसका तबाह हो रहा है, तो उसमें हो चुका है बिल्कुल, तो इसका फायदा किसको हो रहा है? अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल हमने स्टार्ट करना हो तो हमारे लिए ये और अगर ये इंप्रूव हो जाए सिस्टम, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? प्राइवेट, क्योंकि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो कस्टमर हमारा हमारे से निकल के जो नाम मिले थे जो भी प्राइवेट स्कूल ऐसे निकल पब्लिक में चला जाएगा। तो जब तक प्राइवेट स्कूल के ओनर्स बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं, या उनके लिंक्स ऐसे लोगों के साथ है जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, तब तक हमारा सेक्टर सिक्योर है। समझ गए आप? बस थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी समझ आ गया आपको?
अच्छा बताइए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा हो थ्रेड हाई होगा, और अगर कम हो थ्रेड लो। सब्स्टिट्यूट हाई नहीं तो शिफ्ट की तरफ जाना है। आखिरी चीज, एक कंसेप्ट होता है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है? स्विच करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्विच करने के लिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट इनकर करना पड़ती है। ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जब आपको ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपको कहते हैं सर मंथली आपसे 2000 रुपया लेंगे, लेकिन 10,000 रुपया आपसे वन टाइम कॉस्ट है, हम डिवाइस जो है ना आपके प्रेमिसेस में इंस्टॉल करेंगे। वहाँ राउटर वगैरह होते हैं जो वहाँ सब्सक्रिप्शन फीस मंथली है वो अलग है, और ये इंस्टॉलेशन 10,000 अलग है। अब अगर आप चेंज करते हैं ना, तो आपको सिर्फ ये नहीं कि मंथली कॉस्ट जो है मंथली, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। मंथली आपके लिए असल डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? स्विचिंग कॉस्ट। कि अगर आप चेंज करते हैं ना, आपको अगली कंपनी को 10,000 रुपया फिर से देना पड़ेगा। ये आपकी स्विचिंग कॉस्ट है। ये स्विचिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, थ्रेट ऑफ उसका सब्स्टिट्यूट का मुश्किल होगा। तो स्विचिंग कॉस्ट हाई है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लो हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर शिफ्ट नहीं कर सकता। और अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है, थ्रेट हाई है। शाबाश भाई, क्लियर हो गया। अब ये सारे फैक्टर्स, पांचों फोर्सेस, और इन पांचों फोर्सेस के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना के इंक्रीज डिक्रीज करके आपने अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंच जाना है। आप इसको नंबर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इसको पावर हाई है तो इसको 10 नंबर दे दिए, लो है तो 1 नंबर दिया, और एंड पे देख सकते हैं स्कोर क्या है। वो स्कोर आपको बता देगा कि ये इंडस्ट्री कितनी कंपेटिटिव है दूसरी इंडस्ट्री की निस्बत। हम रैंकिंग नहीं करेंगे, हमसे सिर्फ वो इतना रिक्वायर करता है कि आप फैक्टर्स को ढूंढ के रेलिवेंट क्लासिफिकेशन कर दें और इंक्रीज डिक्रीज ये बता दीजिए। ये आपने डिसीजन करना है। ठीक है जी। अच्छा, कहीं पे ना बाज़ औक़ात जजमेंट की बेस पे हो सकता है सोल्यूशन जब आप देखें तो आपके ख्याल में इंक्रीज होता, उधर डिक्रीज लिखा हो, आपके ख्याल में डिक्रीज उधर इंक्रीज लिखता हो। कुछ जगहों पे शायद मेरी गलती भी होगी, लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है हमारा जजमेंटल डिफरेंस भी हो। जहाँ पे आपका और मेरा सोल्यूशन मैच कर गया उसे आपने साइड पे कर देना। जहाँ पे मेरा और आपका डिफरेंस होगा ना, आपने पूछना जरूर करना। क्लियर? चलिए, अब ये तो कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आइए जरा डिटेल में पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर 4:30 क्लास है ये चीज। जुम्मा हो चुका है, अभी जुम्मे के बाद नहाना तुम। मसले इधर क्लास में क्यों डिस्कस करते हैं? अच्छा चले, ऐसा कहते हैं 5 मिनट दे दे, 5 मिनट। तो फाइनेंस वाला सवाल नहीं डिस्कस करना। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। आधी एक बात मैं मानता हूँ, एक बात आप क्वेश्चन कल करवा लेंगे, लेकिन ये अभी मैं जल्दी करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल है। 2 केस स्टडी है, दोनों एग्जाम लेवल की केस स्टडी है। आज के लेक्चर के बाद एग्जाम लेवल की केस स्टडी करने के काबिल। मैनेजर, वाह 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 वाह, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। चाय के बाद 2 सवाल कराऊंगा फाइनेंस के, कल मंगवा लेता हूँ। एग्री करे कल मंगवा लो चाहे। बार्गेनिंग, अच्छा 5 मिनट ऐसे जाया कर लेंगे, पहले फैक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। मुझे बताइए, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, पावर क्या है, हाई के लो? स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है? कितनों का ख्याल है लो है? शाबाश, हाई है। दूसरा, दे मेक हाई वॉल्यूम परचेजेस। हाई, जाहिर है ज्यादा परचेज करते हैं, कहेंगे भैया डील करो हमारे साथ, बार्गेन करेंगे। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दे आर बाइंग आर अनडिफरेंशिएटेड। जो बायर प्रोडक्ट्स हमसे बाय कर रहे हैं, जो बायर बाय, वो अनडिफरेंशिएटेड है, सेम है। बार्गेनिंग पावर क्या होगी? अनडिफरेंशिएटेड है ना, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो वो कहेंगे 2 डिस्काउंट, वरना जाते हैं अगली दुकान पे। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एनालिसिस कस्टमर का कर रहे हैं, कंपनी का नहीं। बार्गेनिंग फोर्स का एनालिसिस, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, ये क्या होगी? हाई होगी। अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमें पता है कस्टमर आके कहेगा देते हो डिस्काउंट के, जाऊं किधर? हमने कहा जाओ भाई, तुझे प्रोडक्ट मिलेगी नहीं मार्केट में कहीं जो हमारे पास है। डिफरेंशिएटेड से उनकी पावर
लो होगी। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, सिमिलर, हर जगह से मिल जाती है, बायर की पावर हाई होगी। इसलिए कह रहा था 5 मिनट फायदा हो गया ना। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई आर अवेलेबल, यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, बार्गेनिंग पावर लो। स्विचिंग कॉस्ट लो है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या होगी? हाई। और अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है, बार्गेनिंग पावर लो होगी। ध्यान जी, आगे चल, आगे अब सप्लाई। अब देखिए पहले अपना माइंड स्विच कर दें। पहले बार पावर कस्टमर था ना, अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। सप्लायर बन गए सप्लायर। आज चलते, स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर लो। सप्लायर को पता है कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाए। गुड सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल और गुड सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल लो। हमें पता है सब्स्टिट्यूट। सप्लायर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बायर फॉर ए लॉट ऑफ देयर सेल्स। अगर सप्लायर बायर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है बायर बहुत से हैं, कस्टमर की लंबी लिस्ट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई हो जाएगी। अब आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, वरना इसकी हाई तो उसकी लो ही लगेगी, लेकिन सप्लायर के। अच्छा, सप्लायर हमें क्या करता है? चीजें सप्लाई करता है। अगर इसकी बार्गेनिंग पावर हाई है तो हमें महंगी चीजें सप्लाई करेगा, बार्गेनिंग पावर लो है सस्ती चीजें सप्लाई करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। सप्लायर्स हैव डिफरेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट्स। इतना आला रॉ मटेरियल है कि लॉस ही कम होता है, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर क्या होगी? वो कहेगा सर हाई क्वालिटी माल है, इसका रेट भी हाई लगेगा, ऐसा माल आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इट इज टू कॉस्टली टू स्विच सप्लायर्स। शाबाश, चलिए इसका कंसेप्ट बैठ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एग्जिस्टिंग कंपनी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते जाए एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा क्या होता है? लार्ज स्केल बिजनेस की वजह से एवरेज कॉस्ट कम, जब कॉस्ट कम होती है नई कंपनी की एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा आपने, नई कंपनी की एवरेज कॉस्ट प्रोडक्ट की ज्यादा होती है और पुरानी कंपनी जो लार्ज स्केल पे, जितना ज्यादा स्केल लार्ज होता जाएगा उसकी एवरेज कॉस्ट उतनी ही कम होती जाएगी। तो अब बताइए, अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल एवरेज कॉस्ट कम है, ये न्यू कंपनीज के लिए थ्रेट है कि नहीं? वो महंगी प्रोडक्ट बना के बेच रहे होंगे, हम सस्ती प्रोडक्ट बना के बेच रहे होंगे। लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो, क्योंकि नहीं आ सकेगा। लार्ज कैपिटल, इतना सबके पास इतना पैसा थोड़ी होगा, इक्का दुक्का के पास होगा तो कम होगी तादाद। लार्ज कैपिटल, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, थोड़ी है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई, जंप लगा के फौरन। वो बैरियर्स ऑफ एंट्री होते हैं ना, वो बैरियर, दीवार जितनी छोटी होती जाएगी उतने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई है। जंप लगा के दीवार जितनी बड़ी होती जाएगी थ्रेट कम होता जाएगा। ये सारी दीवारें हैं, दीवारें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हाई होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है लार्ज स्केल बिजनेस, जितना ज्यादा हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा आपकी एवरेज कॉस्ट उतनी कम होगी, उतना ही थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। नई कंपनी नहीं आ सकेगी, कंपनी वही आ सकेगी जो हमें बीट वही कर सकेगी जो हमारे से सस्ता प्रोडक्ट बनाएगी। और हम अगर सस्ती प्रोडक्ट बना रहे हैं तो नई कंपनी का आके बिजनेस करना मुश्किल है। हाँ, देखें फैक्टर्स तो बहुत से हैं, वन बाय वन डिस्कस करेगा ना, क्वालिटी को आगे कहीं डिस्कस करेगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड, ये आ गया क्वालिटी, ये इनडायरेक्टली क्वालिटी से रिलेट कर रहा है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ब्रांड है, एग्जिस्टिंग ब्रांड मौजूद है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होगा? क्या जब ब्रांड मौजूद हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी हो, ऐसे कस्टमर को नई कंपनी खींच सकती है? नहीं खींच सकती। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या लो होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रांड नहीं। जो एप्पल यूज करता है उस कस्टमर को जरा सैमसंग पे या दूसरे प्रोडक्ट्स पे लेके आगे दिखाएं ना, गूगल पे मारेगा, मारेगा बिल्कुल। हाँ, नाम भी नहीं लेना उसके सामने, ऐसे ही है। पता नहीं क्या होता है वैसे, मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त का बड़ा शौक था। एक दफा कहता 6 महीने चलाया, कहता अजाब है, छोटी छोटी चीज के लिए कहता बड़े बड़े मसले मसाइल होते हैं। मुझे पता नहीं, बाप नहीं अपनी पसंद है,
मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मुझे शौक है, इसलिए मैं इसके कमेंट नहीं कर सकता। हाई स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट हाई है, स्विचिंग यहाँ पे हाई स्विचिंग कॉस्ट है, तो थ्रेट क्या होगा, क्योंकि वो स्विच नहीं कर सकेंगे। लिमिटेड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो जिस जगह पे काम कर रही होते हैं ना, वहाँ पे सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, सर आप हमें सप्लाई करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, सर आप अपनी दुकान पे सिर्फ हमारा कोल्ड ड्रिंक जो है वो सेल करेंगे, फ्रिज हम आपको देते हैं लेकिन सिर्फ हमारा ड्यूटी फ्री हमारा, लेकिन सिर्फ हमारी प्रोडक्ट सेल करेंगे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे इस कंपनी ने कब्जा कर लिया है। अब नई कंपनी अगर आएगी, क्या उसकी प्रोडक्ट उस दुकान पे सेल हो पाएगी? नहीं हो, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कंट्रोल हासिल कर लिया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लिमिटेड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर नई कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे एक्सेस बहुत कम मौजूद है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो होगा, नई कंपनी नहीं आ सकेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है, कहाँ पे बेचें? बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे। जैसे फर्ज कीजिए कि सारे कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कोक वालों ने एग्रीमेंट कर लिया, सर आप अपने कैफेटेरिया में सिर्फ हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कब्जा कर लिया। नई कंपनी अगर आएगी, क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन जो मोड है अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेगी? नहीं, तो इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो हो जाएगा। हाँ, स्विचिंग का देखिए कस्टमर के लिहाज से सोचें या कंपनी के लिहाज से सोचें, वो एक ही बात है। हाई कास्ट जब होगी ना कस्टमर अपनी जगह से हिल सकेगा, ना कंपनी अपनी जगह से हिल सकेगी। स्विचिंग कास्ट यूं समझे जैसे पैरों के साथ अब बड़ा कोई वजन करके जंजीर लगा के ना बांध दिया, हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। अब देखिए वो आगे स्ट्रेटजीज है, अभी तो फिलहाल हमने ये देखना है। देखें, स्ट्रेटजीज अप्लाई करके आप इनको काउंटर भी कर सकते हैं, लेकिन बजाय ये कि आप पहले मसाइल को हल करने की कोशिश करें, पहले वो इंडस्ट्री ना ढूंढने जिसमें मसाइल है ही नहीं, ठीक है, कंपैरेटिवली वो इंडस्ट्री ढूंढने, फिर उसके बाद देखिए हर मसले का हल है, आगे स्ट्रेटजी में यही तो सिखाया जाएगा। लेकिन बजाय ये कि हम इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें, पहले हम इंडस्ट्री वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, कौन अक्लमंद है? जो मसाइल को हल करता है कि मसाइल से बचता है? मसाइल से बचता है, सिंपल। सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन ज्यादा है, अगर वो कहते हैं नहीं लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, लो। अदर एंड्रॉइड डाटा हार्ड टू डुप्लीकेट सच एज पेटेंट्स, ग्रेड लोकेशन, सब्सिडीज, पार्टनरशिप वगैरह, थ्रेट ऑफ लो। राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स, स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ, राइवलरी क्या होगी? ज्यादा होगी। इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है, मजीद कस्टमर नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर की खैचाता नहीं होगी। हाई फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पूरी करनी है, पूरी कब होगी? जब कस्टमर ज्यादा आएगा, तो कस्टमर खींचने की कोशिश की जाएगी। फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, बिजनेस ऐसा जिसमें वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, तो अगर कस्टमर नहीं भी आया तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो नहीं होगी इनकर। लेकिन फिक्स कॉस्ट चूंकि आप दे चुके हैं, इनकर कर चुके हो, तो उसका पुराना जरूरी है। अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइवलरी क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कस्टमर कहेगा इधर भी वही इधर भी वही। लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, हाई, कस्टमर कैन इजीली स्विच टू कंपेटिटर्स, नो कस्टमर लॉयल्टी, कंपटीशन ज्यादा है ना। हाई एग्जिट बैरियर्स, एग्जिट बैरियर्स कहते हैं कि अगर आप बिजनेस को छोड़ते हैं तो क्या नुकसान? वर्किंग कैपिटल सारा डूब जाएगा, वो पता है 80% वाली एंड पे प्रोजेक्ट के आखिरी साल में 80% सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिकवर करवाए थे। और अगर उससे भी जल्दी जाना है, चीजें जब आपने जल्दी बेचनी होती है ना, एग्जिट करना होता है, वो कम प्राइस में बिकती है। तो जब एग्जिट, यही है कि अगर आप बिजनेस को एग्जिट करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे आपका बैड डेट होंगे, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट होगी, आपको नुकसान होगा। जितना नुकसान होगा मार्केट क्विट करने से, वो एग्जिट बैरियर होता है, वो आपको मार्केट आसानी से नहीं छोड़ने देता। 8 काट दीजिए, 8 को काट दें, 8 पॉइंट काट दें, इसको सोचना भी नहीं आपने। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, या इसको इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स भी कहते हैं, वो डायरेक्ट कंपेटिटर ऊपर जो करंट हमारी मेन प्रोडक्ट के होते हैं, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा है उस इंडस्ट्री के, कंपनी के नहीं बोला, इंडस्ट्री के। थ्रेट सब्स्टिट्यूट क्या? कस्टमर आसानी से शिफ्ट हो सकता है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, थ्रेट क्या होगा? लो होगा।
और अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम है, परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो रेट कम। समझ आ गई? अब इन्हीं फैक्टर्स को, ये जो 20-25 फैक्टर्स हैं, वो मिक्स करके इनमें से 8-10 फैक्टर उठाए और उन्हें एक केस स्टडी की शक्ल दे दे, तो मुझे बताइए कि आप पहचान लेंगे कौन से फैक्टर्स रेलिवेंट है किस फैक्टर से? इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे? मैं नहीं मानता आप कर पाएंगे। शाबाश, केस स्टडी करेंगे तो फिर मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। 2 केस स्टडी, दोनों आई कैप की, पास पेपर्स की, एग्जाम लेवल की, आपकी होम असाइनमेंट में है, करेंगे। लिखेंगे कैसे? यही ड्राफ्टिंग, यही, हाँ, ये आप सोल्यूशन को देखिएगा, एक एग्जामिनर कमेंट्स को देखिएगा, रिक्वायरमेंट को खास तौर पे पढ़ना है, रिक्वायरमेंट को खास तौर पे पढ़ना है आपने। जरा देखते हैं आप मैनेजेरियल पोर्शन की अपनी जिंदगी की पहली केस स्टडी, जो मैंने अभी आपको करवाई भी नहीं, सिखाई भी नहीं, कैसे करके आते हैं, डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? पहली जिंदगी की केस स्टडी मैनेजेरियल पोर्शन। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।